हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे सेल। सेल एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 9, 10, 11 इन सब में आता है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा आपको। अभी मैं आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ कि सेल में क्या क्या आपको उसके अंदर पढ़ना है, और बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर बताई जाएंगी जो क्लास 11 के अंदर उनको इलेबोरेट करके बताया जाता है। क्लास 11 के अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट एक अलग वीडियो डालूंगी जो क्लास 11 के लिए होगी, उसमें बड़ा होता है। आज हम क्लास 10 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज सेल। ए सेल इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। सेल एक छोटी सी यूनिट है, यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है दैट इज द सेल। बेसिक यूनिट है, इसके बिना जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो अस्तित्व है वही नहीं होगा। कि मतलब क्या है कि जैसे हम पूरे घर को बनाते हैं तो उसके अंदर हमें छोटी छोटी सी ब्रिक्स की जरूरत होती है, दैट्स आर द बेसिक यूनिट। ऐसे ही हमारा जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, उसको बनाने के लिए सेल की रिक्वायरमेंट होती है। सेल बेसिक यूनिट है, मीन्स कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो वो क्या होती है, सेल आती है। और एक सेल ऐसी हो सकती है जो हमारी लाइफ के सारे प्रोसेसेस कंप्लीट कर सकती है। जैसे अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो क्या होता है, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म होता है और बहुत अच्छे से अपने सारे लाइफ के प्रोसेसेस, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन सभी क्या है कर लेता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म भी क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है और वो एक सेल का होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो कहा गया है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेसेज। हमारी लाइफ के जितने भी प्रोसेसेज होते हैं उनके अंदर सेल जरूरी होती है और सेल बेसिक यूनिट है। सेल के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, ये सभी क्या है सेल की स्ट्रक्चर्स होती हैं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे क्या आता है, cells are the structural, functional and biological unit of all living beings। सभी लिविंग्स के अंदर स्ट्रक्चरल भी, फंक्शनली भी और बायोलॉजिकली भी बेसिक यूनिट सेल होती है। एक सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। रेप्लिकेट का मतलब होता है एक सेल से 2 सेल होना। वो अपने आप को, उसका नंबर क्या है, बढ़ा सकती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। हैंस दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का बिल्डिंग बनाने के लिए जो मिनिमम या फिर लोवेस्ट रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, ब्लॉक्स जो होते हैं, दैट आर द सेल। ईच सेल कंटेन ए फ्लूइड कॉल्ड द साइटोप्लाज्मा। सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्मा, विच इज इनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। Also present in the cytoplasm are several biomolecules like proteins, nucleic acids and the lipids। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स उसके साथ साथ प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्मा के अंदर, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। मोरओवर सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेली आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्मा। इनके अलावा जो छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स जो ये प्रेजेंट होते हैं, दिस वन, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ये सभी क्या होते हैं, उसके सेल के ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल मेम्ब्रेन बाहर की स्ट्रक्चर होती है। लिक्विड जो होता है इसके अंदर दैट इज द साइटोप्लाज्मा। अंदर क्या है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, जो एक सेल का क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल उस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सब क्या है इसके अंदर हम पढ़ेंगे। सेल की बेसिक्स स्ट्रक्चरल ये होती है। इसके बाद स्ट्रक्चर दोबारा है, व्हाट इज ए सेल। अगर हम सेल की कंप्लीटली एक डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, ए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल स्ट्रक्चरली भी, फंक्शनली भी, स्ट्रक्चरली भी हमारी लाइफ की क्या है कि छोटी सी यूनिट है। स्टडी ऑफ सेल्स फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर टू द फंक्शनल्स ऑफ ईच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द सेल बायोलॉजी। अगर हम सेल के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, सेल के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, उसके फंक्शन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, क्या क्या उसकी स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर होती है, उन सबको जब हम पढ़ते हैं उसकी स्टडी को बोला जाता है सेल बायोलॉजी, या फिर बेसिक बोले कि स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज द सेल बायोलॉजी। सेल के फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर, रेगुलेशंस, वो सब क्या है उसके पढ़ते हैं, तब हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी।
रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल। फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। तो पूछा जाता है कि हु इज द डिस्कवरर ऑफ द सेल? रॉबर्ट हुक। ये क्या होता है? ये कौन है? फर्स्ट बायोलॉजिस्ट जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। उससे पहले नहीं पता था कि सेल्स क्या होती हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल्स। हर एक ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स के अंदर क्या है? सेल्स होती है। टाइप ऑफ सेल डिफरेंट हो सकता है। दे मे बी मेड अप ऑफ द सिंगल सेल। वो एक सेल के हैं तो उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक से ज्यादा सेल्स या फिर मैनी सेल्स के हैं, दैट इज नोन एज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट नोन सेल्स। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है और स्मॉलेस्ट सेल है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑल लिविंग बींग्स। पहली बात हम यही कर रहे हैं कि ये क्या हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सेल्स क्या है? पूरे एक ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर उस ऑर्गेनिज्म की पूरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। They provide structure to the body and convert the nutrients taken from the food into the energy. काम क्या होता है सेल का? सेल के पास जो भी फूड आता है, न्यूट्रिएंट्स आता है, उसको चेंज करते हैं और उससे से क्या है? एनर्जी लिबरेट होती है और वो एक स्ट्रक्चर, बॉडी को एक मेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करती हैं सेल्स। सेल्स आर द कॉम्प्लेक्स एंड देयर कंपोनेंट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म। सेल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बताया सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी अपैरेटस होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके साथ साथ गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो उन सबका क्या है? अलग अलग फंक्शन भी होता है। दे आर डिफरेंट शेप्स एंड द साइज प्रीटी मच लाइक ब्रिक्स ऑफ द बिल्डिंग। जैसे हमारी बिल्डिंग के अंदर छोटी छोटी ब्रिक्स होती हैं, ऐसे ही क्या है? सेल्स भी होती हैं। उनकी शेप और स्ट्रक्चर उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। Our body is made up of the cells of the different shape and the size. जैसे हम बात करते हैं कि एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं वो अलग होती हैं। हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनकी जो सेल्स होती हैं उनकी शेप और साइज डिफरेंट होता है। जो सिक्रेशन करते हैं ग्लैंड्स होती हैं उनकी शेप और साइज सेल्स का अलग होता है। तो उनके फंक्शंस कैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। सेल्स आर द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि पहले स्मॉलेस्ट यूनिट आएगी, उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्स बढ़ के कॉम्प्लेक्स, जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है कि इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट की सबसे छोटा, सबसे स्मॉल क्या है? सेल्स है। फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म द काउंट ऑफ सेल्स मे वेरी। हर एक लिविंग बीइंग या फिर ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स क्या है? डिफरेंट हो सकती हैं। ह्यूमन हैव द नंबर ऑफ सेल्स कंपेयर टू दैट ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंगल सेल का होता है और ह्यूमन क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मोर मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, लेकिन बैक्टीरिया क्या है? एक ही यूनिट का, एक सेल का बना हुआ होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या है? ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या है? नंबर ऑफ सेल्स भी और टाइप ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी क्या है? चेंज हो जाता है। Cells comprise several cell organelles that perform the specialized functions to carry out the life processes. हर एक सेल के अंदर जो उसके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। जैसे कि न्यूक्लियस है, उसको डीएनए को रेगुलेट करना है, जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है, वो सब कौन करता है? रेगुलेट डीएनए। उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, राइबोसोम्स हैं, वो सब क्या करते हैं? अलग फंक्शन करते हैं। राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोटीन की सिंथेसाइज कैसे करना है, लिपिड का सिंथेसाइज कैसे करना है। स्ट्रक्चर उसमें जैसे हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो वो सब क्या करता है? डिपेंड करता है कि वो किस टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर है और उसके अंदर कहाँ पर वो प्रेजेंट है। एवरी ऑर्गेनेली हैज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। सभी ऑर्गेनेली जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। ये देखो यहाँ पर जो गोल्जी अपैरेटस है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लाइसोसोम डिफरेंट स्ट्रक्चर के हैं, जो क्लोरोप्लास्ट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चर के हैं। सभी की क्या है? अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं। ये हम आगे एक एक करके इनको दिखाएंगे कि सेल ऑर्गेनेली किस टाइप की होती हैं। हु डिस्कवर्ड सेल्स? पहले हमने बता दिया कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड ए पीस ऑफ द बॉटल कॉर्क अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड नोटिस minuscule structures that reminded him of the small rooms.
इन्होंने क्या किया था कि जो बार्क होती है, जो पेड़ होते हैं उनके बाहर की तरफ जो ब्लैक ब्लैक कलर की बार्क होती है, कॉर्क जिसको हम बोलते हैं, डेथ के बाद उसकी डेथ हो जाती है, जो उस डेडिड पार्ट्स को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि उसके अंदर छोटे छोटे से रूम्स दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी। उन रूम्स को उन्होंने क्या बोला था? सेल्स बोला था। हिज कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैड लिमिटेड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जैसे हम उसको बड़ा करके देखते हैं, तो जो उसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसके पास क्या थी? लिमिटेड मैग्निफिकेशन थी, कि वो थोड़ा ही कर सकता था उसने, तो वो उसको अच्छे से देख नहीं पाया। सिर्फ वो ये इतना बता पाया कि इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, छोटे छोटे से रूम लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको उन्होंने सेल्स कहा। एंड हैंस कुड नॉट सी एनी डिटेल इन द स्ट्रक्चर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया कि सेल के पास क्या होता है क्या नहीं होता है। Owing to this limitation, so Hooke concluded that these were the non-living entities. तो उन्होंने देख के यही बता पाया कि वो जो सेल्स हैं या फिर जो भी ये एंटिटीज हैं, रूम्स जिसको उन्होंने बोला है, दैट आर द नॉन लिविंग्स। आफ्टर दैट एंटोन वॉन लीवनहुक observed the cells under the another compound microscope with the high magnifications. He had noted that cells exhibit some forms of movements. ये तो डेड थी सेल्स, कॉर्क की थी। अब लीवनहुक ने क्या बताया कि उसके अंदर क्या मोटिलिटी भी होती है, वो मूव करती है, अगर उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स चलते हैं, दैट्स ऑल। इसे उन्होंने क्या है कंक्लूज करके बताया। एज अ रिजल्ट लीवनहुक कंक्लूडेड दैट दिस माइक्रोस्कोप्स एंटिटीज आर अलाइव। इन्होंने जिनको डेड कहा था, इन्होंने इनको क्या बताया कि वो अलाइव है। इवेंचुअली आफ्टर ए होस्ट ऑफ अदर ऑब्जर्वेशंस दीज एंटिटीज वर नेम्ड एज द एनिमिकुलस। उन्होंने बाकी में एक ऑब्जर्वेशन और देखी, इसी तरीके से उन्होंने कुछ और चीज़ों को ऑब्जर्व किया, सेल्स को ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने क्या बोला इसका? एनिमिकुलस। क्यों? क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं? मूव करते हैं इसके बेसिस के ऊपर। आफ्टर दैट कम्स द रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे ये। प्रोवाइडेड द वेरी फास्ट इंसाइट इनटू द सेल स्ट्रक्चर। ही वाज एबल टू डिस्क्राइब द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द ऑर्चिड। ऑर्चिड की सेल को उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया, और वहां पर क्या बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। तो अब इसके अंदर दो स्ट्रक्चर है कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था? डेड बताया था। एंटोन वॉन लीवनहुक ने क्या बताया था उसको? कि वो लाइव है, लिविंग है, और एनिमिकुलस कहा था। और एंटोन वॉन लीवनहुक ने ही माइक्रोब्स के बारे में बताया था। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहे जाते हैं एंटोन वॉन लीवनहुक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इन्होंने बताया था 9th क्लास में, जिसने पढ़ा होगा कि फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी या फिर फादर ऑफ द माइक्रोब्स किसने डिस्कवर किए थे माइक्रोब्स को? दैट्स आर द लीवनहुक। तो ये क्या है इसके? अब सेल की क्या है? पहले डिस्कवरी हुई, अब धीरे धीरे उसके क्या है और चीज़ें बताई जा रही हैं कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने। 1665 में ये पता चल गया था कि सेल्स होती हैं, और 1883 के अंदर जाके ये पता चला कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें डिस्कवर हुई कि कैसे वो बढ़ती हैं, माइटोसिस मियोसिस कैसे होता है, वो सब चीज़ें वो आपके सिलेबस से आउट हैं। अब आपके बताते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, कि सेल्स के अंदर क्या होना चाहिए जिसको हम सेल्स बोलें। सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पहले से ही हम कहते आ रहे हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ इज द सेल्स। कि सेल क्या करती हैं? स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती हैं और एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, मेनली कि उसको फॉर्मेशन करती हैं उसकी। सेल इंटीरियर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनेल्स सराउंडेड बाय ए सेपरेट मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के से क्या है? सराउंडेड होते हैं, वो इस तरीके से कवर्ड होते हैं। न्यूक्लियस मेजर ऑर्गेनेल्स होल्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन एंड द सेल ग्रोथ। जो न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था उसके अंदर क्या है? इंफॉर्मेशन है कि उसके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होगा, किस सेल का है वो, उसके अंदर कैसे रिप्रोड्यूस होगा, कैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे और कैसे उसके अंदर ग्रोथ होगी। एवरी सेल हैज वन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म। हर एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस होता है और उसके पास क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, और जिससे वो पूरी सेल्स, वो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं वो साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। साइटोप्लाज्मा एक लिक्विड मटेरियल होता है और उसी के अंदर सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है? सस्पेंडेड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी ट्रांजैक्शंस
वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक क्लोरोप्लास्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये पावर हाउस कहा जाता है कि जहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो ये एनर्जी का फॉर्मेशन करके, एटीपी की फॉर्मेशन करके क्या है, सर्वाइवल ऑफ सेल के लिए क्या है वो जरूरी होता है। तो इसको क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम डाइजेस्ट द अनवांटेड मटेरियल इन द सेल। सेल के अंदर जो इनगल्फिंग का काम, डाइजेशन का काम जो करता है वो कौन करता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है कि सेल के अंदर जो अनवांटेड थिंग्स हैं, अनवांटेड मटेरियल है, उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल by synthesize selective molecules and processing, directing and shortening them into their appropriate location. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर होता है, उनमें बहुत सी चीज़ों की फॉर्मेशन होती है। उन चीज़ों की फॉर्मेशन होने के बाद उनको शॉर्टिंग किया जाता है। शॉर्टिंग का मतलब होता है कि जैसे प्रोटीन बने तो कहाँ जाएंगे, लिपिड्स बने तो कहाँ जाएंगे, इस टाइप का प्रोटीन है तो कहाँ जाएगा, वो लोकेशन फिक्स करता है उन चीज़ों की कि कहाँ पर इनका फंक्शन अच्छे से परफॉर्म ये कर पाएंगे, उनको वहाँ पर भेजने का काम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो सेल है उसके अंदर स्केलेटन का भी काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब है टाइप्स ऑफ सेल। सेल्स आर सिमिलर टू द फैक्ट्रीज विद डिफरेंट लेबरर्स एंड द डिपार्टमेंट दैट वर्क टुवर्ड ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। सेल्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ केसेज एक जैसी ही होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्या उनका फंक्शन होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेनली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं और स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर हम सेल को अलग अलग डिवाइड करते हैं तो दो केसेज होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर स्ट्रक्चर। तो दो टाइप्स की क्या है, सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, ये डिफरेंसेज मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्री होता है। इंस्टेड सम प्रोकैरियोटिक सच एज द बैक्टीरिया हैव ए रीजन विद इन द सेल वेयर द जेनेटिक मटेरियल इज फ्रीली सस्पेंडेड। दिस रीजन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। कि सेल है, सेल के अंदर कहीं पर भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल मीन्स कि डीएनए क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन उसके ऊपर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जिसको अगर हम न्यूक्लियस बोल पाए। तो ये क्या है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जरूर प्रेजेंट होता है लेकिन वो न्यूक्लियस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता है। मीन्स कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन जो होती है वो नहीं होता, वो फ्रीली सस्पेंडेड होता है। अगर ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, फ्रीली सस्पेंडेड प्रेजेंट है, तो वहां पर हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियस बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। दे ऑल आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक एक सेल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन से, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। सेल का साइज जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का होता है वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए और आरएनए कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो। प्रोकैरियोट्स जनरली प्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन, ए फॉर्म ऑफ द एसेक्सुअल प्रोडक्शन। बाइनरी फिजन क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ग्रोथ करती है, इसका साइज बढ़ जाता है और साइज बढ़ते ही क्या है, ये दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। अगर दो में डिवाइड होती है दैट इज द बाइनरी फिजन। और एसेक्सुअली कि इसके अंदर कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं जुड़ा है, जस्ट लाइक एज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ इसका ग्रोथ होता है और ग्रोथ होने के बाद क्या है, इसका जो न्यूक्लियस या फिर जेनेटिक मटेरियल है वो भी हाफ हो जाता है और इसका जो साइटोप्लाज्मा है वो भी इक्वली डिवाइड होकर दो स्मॉल साइज की सेल्स के अंदर क्या है, ये डिवाइड हो जाता है। दैट इज द एसेक्सुअल प्रोडक्शंस और द बाइनरी फिजन। They are also known to use the conjugation, which is often seen in the prokaryotic equivalent to the sexual productions. Conjugation का मैंने बैक्टीरिया के अंदर पूरा प्रोसेस बताया है कि व्हाट इज कॉन्जुगेशन। यहाँ पर बता देते हैं कि कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि यहाँ पर एक अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यहाँ पर एक दूसरा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा यहाँ पर एक मटेरियल और प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियोइड मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, और ये इसके अंदर जब पास होता है विद द हेल्प ऑफ देयर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स,
ये आपस में ज्वाइंट कर जाते हैं इकट्ठा होके, और तब जब अगर पास होता है वो, तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बजाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। एक्चुअली में अगर हम इसको बोले तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ इस बेसिस पर इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है कि इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ होता है। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। साइज इसका बड़ा होता है कंपैरिजनल टू द प्रोकैरियोटिक, 10 to the 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ज्यादातर क्या है, प्लांट्स के अंदर फंजाई, प्रोटोजोन्स और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, कि ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है एक सेल का और दूसरी सेल के बीच में, दिस इज जिसको हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। और जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है इस तरीके से मेम्ब्रेन बाउंडेड जो होता है, दैट इज द न्यूक्लियस। इसके अंदर डीएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। इस सेल से और इस सेल के बीच में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है वो किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये सेमी परमिएबल होते हैं, सभी को अलाउ नहीं करते हैं, सिलेक्टिव परमिशन अलाउ की जाती है। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर लिक्विड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की सेल है और किसको वो अलाउ कर रही है और किस टाइप का वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल टू सेल कम्युनिकेशन। तो अभी सेल टू सेल कम्युनिकेशन हुआ है, यहाँ से चीजें क्या है, एक्सचेंज हो रही हैं, दैट इज द कम्युनिकेशन। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड द एज वेल एज द एसेक्सुअली। दोनों टाइप्स के क्या है इसके अंदर रिप्रोडक्शंस देखे गए हैं। एसेक्सुअली भी सेल्स का क्या है, नंबर बढ़ता है, और सेक्सुअली भी ये क्या है, एक नंबर है इनका बढ़ता है, रिप्रोड्यूस करती है। दे आर सम कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सेल्स। कुछ डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक के अंदर प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर, कि प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और सेंट्रल वैक्यूल बड़े साइज का होता है, उसके साथ साथ क्रोमोप्लास्ट और ये कुछ और प्लास्टिड्स भी होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ ये प्लास्टिड्स भी होते हैं, लेकिन ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होते, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट वहीं होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट या फिर और प्लास्टिड्स का कोई काम नहीं होता है। वैक्यूल इसलिए होते हैं कि यहाँ पर जो डाइजेशन का काम है वो वैक्यूल के थ्रू होता है, और एनिमल सेल्स के अंदर ये क्या है, लाइसोसोम्स भी करते हैं, और छोटे से वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कंपैरिजनली। अगर प्लांट और एनिमल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और एनिमल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर वो छोटे होते हैं। तो ये हम इसके अंदर डिफरेंसेस देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर, कि प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियाई नहीं होता है, यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसके पास बहुत सारे ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, ये इसके अंदर सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो प्लांट के अंदर है और एनिमल सेल्स के अंदर है, वो डिफरेंस हो सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल ह्यूमन बीइंग के अंदर मिलते हैं। ऑलवेज यूनिसेलुलर, मोस्ट ऑफ केसेस क्या प्रोकैरियोटिक सेल क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगी, और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होंगी, मल्टीसेलुलर होंगी, मीन्स के एक से ज़्यादा आपस में इकट्ठा रहेंगी, जुड़ेंगी। रिप्रोड्यूस डिवाइड बाय द बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं। ये मियोसिस और माइटोसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं। इसके अंदर सर्कुलर डीएनए की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो तो प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट नहीं होती, डीएनए होता है, और डीएनए क्या है, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दोनों के पास राइबोसोम होता है, दोनों के पास डीएनए होता है, और दोनों के पास साइटोप्लाज्मा होता है। ये कंपैरिजन है इसके अंदर कि ये चीजें इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं और ये चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं और कुछ ये इसके अंदर कंपैरिजन किया गया है। अब बात करते हैं सेल की स्ट्रक्चर की, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये एनिमल सेल है और ये क्या है, प्लांट सेल है। दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दिस वन जो एक्स्ट्रा दिखाई गई है ना, ये क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इसके पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल के पास भी प्रेजेंट होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास भी प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं, इसके पास नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है और जो लार्ज साइज की होती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इसके पास भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स होते हैं दोनों के पास, और स्मूथ भी होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है, इसके पास भी स्मूथ भी होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों होते हैं। गोल्जी अपैरेटस भी प्रेजेंट होता है, गोल्जी अपैरेटस प्लांट सेल के पास भी प्रेजेंट होता है। सिर्फ डिफरेंसेस कहाँ पर आता है कि सेंट्रल वैक्यूल जो होती है वो इसके अंदर क्या है, बड़े साइज की होती है, और सेल वॉल ज़्यादा बड़ी प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, जो आपको पहले ही डिफरेंसेस के अंदर बता दिया गया था। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, अब हम सारी भी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि इसके अंदर कैसी कैसी क्या स्ट्रक्चर्स होती है और क्या उनके फंक्शन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सपोर्ट करना और प्रोटेक्ट करना सेल को। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल। इसी की वजह से क्या होती है, सेल के अंदर और बाहर क्या है, ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। इट सेपरेट द सेल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। सभी सेल मेम्ब्रेन के पास, सेल के पास क्या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक दूसरे से अलग करती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करती हैं, एक और दूसरी सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट का काम है जो वो अलाउ करती है। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल within which all other organelles such as the cytoplasma and nucleus are enclosed। इसी के अंदर एक सेल, ये क्या है, मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मा क्या है इसके पास प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज द साइटोप्लाज्मा, और इसको हम और नाम भी बोलते हैं दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं कि ये जो अंदर है, दिस लिक्विड इज नोन एज द प्लाज्मा, और प्लाज्मा के ऊपर की मेम्ब्रेन है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और पूरी एक सेल की कवरिंग है इसको इसलिए बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कैसी होती है ये? पोरस नेचर की होती है, इसके अंदर छोटे छोटे से क्या है, पोर्स होते हैं, विच परमिट द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टिव सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर और बाहर वो क्या है, उसको अलाउ करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मूवमेंट्स होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होता है दैट अलाउ बाय द मेम्ब्रेनस पोर्स। Beside this, the cell membrane also protect the cellular components from damage and leakage। इसके साथ साथ ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, उसको डैमेज और लीकेज से भी क्या है, बचा कर रखती है। It forms the wall-like structure between two cells as well as between the cells and surrounding। ये क्या है, एक वॉल की तरह एक्ट करती है, एक सेल और दूसरी सेल के बीच में भी, और एक सेल और उसके सराउंडिंग के बीच में भी। प्लांट सेल क्या है, इमोबाइल होती हैं, so these cell structures are well adapted to protect them from the external factors। एक्सटर्नल फैक्टर से कैसे बचाती है अपने आप को, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के एक्स्ट्रा ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, उसके पास सेल वॉल जो डेड होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको बचा के रखती है, इन्फेक्शंस ना हो, डिजीज ना हो, बाहर का मटेरियल उसके अंदर उसको पायरस ना कर पाए, अपने उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाने के लिए प्लांट के पास एक्स्ट्रा क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो इमोबाइल होता है, अपने आप को बचा नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती। ये होती है सेल की स्ट्रक्चर। ये लिपिड्स और प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। कंप्लीट सेल के चारों तरफ इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सेल की स्ट्रक्चर होती है, दिस वन कंप्लीट। इसके अंदर क्या होती हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये यहाँ पर लिपिड्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये लिपिड्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं। लिपिड के दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, इसीलिए क्या ये ऊपर की तरफ है, और ये हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, ये वाटर लविंग नहीं होती है, वाटर हीटिंग होती हैं। तो ये क्या है, इसके अपोजिट साइड में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं होता। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है, डबल है ना, एक लेयर ये लिपिड्स की और एक लेयर ये लिपिड्स की, लिपिड बाई लेयर, इसीलिए इसको बोला जाता है लिपिड बाई लेयर। तो लिपिड की क्या है, इसके अंदर दो लेयर हो। लिपिड की दो लेयर इसीलिए होती है क्योंकि लिपिड का एक रीजन हाइड्रोफिलिक है और दूसरा रीजन हाइड्रोफोबिक है। अब बात है सेल वॉल की। सेल वॉल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल की स्ट्रक्चर। प्लांट्स के अंदर क्या होती हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। ये वो क्या होते हैं, दो तीनों के तीनों हार्ड बनाते हैं उसको। Cell wall is present exclusively in the plant cells. It protect plasma membrane and other cellular components. सेल वॉल क्या करती है, प्लांट सेल को इन सबसे बचा के रखती है, बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको बचा के रखती है।
द सेल वॉल इज ऑल्सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? सेल वॉल होती है। रिजिड होती है, स्टिफ स्ट्रक्चर्स की बात होती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा के रखती है, सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड द शेप एंड स्पॉट टू द सेल्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक एंड इंजरी। मैकेनिकल शॉक और इंजरीज से क्या है, उस प्लांट सेल्स को बचा के रखती हैं सेल वॉल। प्लांट्स के अंदर हमने बताई थी ये एक्स्ट्रा जो होती है दैट इज द शेल वॉल, जो उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा के रखती है क्योंकि ये मूवेबल नहीं है। अब आता है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या होता है? क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने के बाद जो लिक्विड अंदर प्रेजेंट है जेली फॉर्म में, ना तो वो थिक है ना वो थिन है, ना तो वो पानी की तरह है और वो इन बिटवीन सा स्ट्रक्चर से होता है जैसे हनी होता है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, दैट इज द साइटोप्लाज्मा। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विद इन द सेल टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्मा। बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उसके सेल के अंदर, वो कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्मा के अंदर। ये प्लेस ऑफ रिएक्शंस है। सेल ऑर्गेनेल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सभी क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो ये सभी क्या है? साइटोप्लाज्मा के अंदर मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द सेल दैट इज द डीएनए। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? सेल के अंदर दिस वन इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल है। इट सेंड्स सिग्नल्स टू द सेल्स टू ग्रो, मैच्योर, डिवाइड एंड डाई। पूरे सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है कि कैसे सेल को ग्रो करना है, कैसे उसको मैच्योर करना है, डिवाइड करना है या उसकी डेथ होनी है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप दैट सेपरेट द डीएनए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये इसको क्या करता है? जो बाहर का इसका ये एनवायरनमेंट है, साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं उन सबसे क्या करता है? इसको सेपरेट करता है, अलग करता है। द न्यूक्लियस प्रोटेक्ट द डीएनए एंड इट्स इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ ए प्लांट सेल स्ट्रक्चर। चाहे वो प्लांट के अंदर है चाहे वो एनिमल के अंदर है, तो जो सेल न्यूक्लियस है सेल के अंदर, वो क्या करता है? उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उस डीएनए को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है? बचा के रखता है। उसके अंदर उसको डाइजेस्ट नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन या फिर एंजाइम हो सकते हैं जो इस डीएनए को डिग्रेड कर सकते हैं, तो इसलिए क्या करता है? वो उसको बचा के रखता है। अब इसके साथ साथ है सेल ऑर्गेनेलिज। सारे ऑर्गेनेलिज इसके अंदर दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उसके साथ साथ इसका एक एक फंक्शन भी बता रहे हैं। इसके अलावा, इन सब के अलावा जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है दैट आर द सेल ऑर्गेनेलिज। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, ये रहा न्यूक्लियोलस। एक्स्ट्रा जो प्रेजेंट होता है ना, डीएनए प्रेजेंट होता है, एक एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं या फिर इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। दैट वन इज द, और काम क्या है इसका? न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है? वहाँ पर राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं, जो राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। आल्सो इट इज इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग सेलुलर एक्टिविटीज एंड द सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल की अपनी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है और उसका सेल का रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा वो भी कौन रेगुलेट करता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, बाहर से बाउंड्री बना देती है न्यूक्लियर और अदर सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर। ये देखो न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर है और ये क्या है? इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहर से क्या किया इसने? इसको कवर कर दिया। इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स के थ्रू क्या है? इसके कनेक्शंस कट हो गए हैं, वो इसको कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स प्ले क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। क्रोमोसोम्स ये बता पाते हैं कि इस इंडिविजुअल का क्या सेक्स होगा, ये मेल होगा या फीमेल होगा। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 कॉमन होते हैं जिसको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और एक पेयर होता है दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम। जो अगर मेल है तो उसके अंदर क्या होगा? एक्स वाई का पेयर बनेगा, अगर फीमेल है तो उसके अंदर क्या है? एक्स एक्स का पेयर बनेगा। दैट आर द क्रोमोसोम्स। और ये सभी भी क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू आउट द सेल। कि सेल के अंदर जो चीजें सिंथेसाइज हो रही हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि सिंथेसाइज होना और फिर उनको वहां से भेजना या फिर ट्रांसपोर्ट करना दैट इज डिफरेंट वे
प्रोसेस जैसे राइबोसोम्स के पास प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, अब प्रोटीन वहाँ बना है, उसको कहीं और ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट प्ले ए प्राइमरी रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्टीरॉयड एंड प्रोटीन्स। सिंथेसाइज किस किस का होता है? लिपिड्स का, की फॉर्मेशन किसकी होगी? लिपिड्स की, स्टीरॉयड्स की और प्रोटीन्स की। और मेटाबॉलिज्म किसका होगा? डिग्रेडेशन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का। कौन रेगुलेट करता है इन सबको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं, दिस वन। ये सभी क्या है इसके, जो ये दिखा रखे हैं ना, ये स्ट्रक्चर्स, दिस वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्या है? पास में होती है। ये स्ट्रक्चर जो होती हैं ये क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर से राइबोसोम्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ये न्यूक्लियोलस होता है, इसके पास ये क्या है? न्यूक्लियर पोर होते हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये सब क्या है? इसकी स्ट्रक्चर्स हैं, दिखाए गए। उसके आगे आते हैं गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज आर कॉल्ड द सेल पोस्ट ऑफिस एंड इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल विद इन द सेल। सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है विच इज डन बाय द गोल्जी बॉडीज। ये होती है गोल्जी बॉडीज, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। सिस फेस होती है, ट्रांसफेज होती है, जो पहले बनती हैं दैट आर द सिस फॉर्म, जब मैच्योर हो जाती है तो ट्रांसफेज की तरफ आ जाती हैं। ये यहाँ पर इसका क्या है? न्यूली फॉर्म वेसिकल्स, इन वेसिकल्स के थ्रू क्या करती हैं? ये ट्रांसपोर्ट करती हैं विद इन द सेल, कि सेल को न्यूक्लियस की तरफ जाना है मटेरियल को, या सेल वॉल की तरफ जाना है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडीज। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसाइज ऑफ द सेल, कि प्रोटीन जब सिंथेसाइज होगा सेल के अंदर तो कहाँ पर होगा? वो राइबोसोम्स के ऊपर। ये सभी इनके स्ट्रक्चर आपको दिखा रही हूँ, ये होते हैं राइबोसोम्स, देखने में इस तरीके से होते हैं और प्रेजेंट कहाँ होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, यहाँ पॉइंटेड है दिखा रखे ना जो, दैट आर द राइबोसोम्स। और एग्जैक्टली राइबोसोम की स्ट्रक्चर ये होती है। आपको सिर्फ राइबोसोम्स याद रखने हैं कि इस तरीके से होते हैं। आप अगर नॉर्मल बनाओगे ना तो ये यूनिट्स बनाओगे, स्मॉल यूनिट एंड द लार्ज सब यूनिट, 2 सब यूनिट से बना हुआ होता है। बस आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये स्लाइडें दिखाई गई हैं कि एग्जैक्ट में राइबोसोम्स का इस तरीके से होते हैं। आफ्टर दैट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। सेल्स एनर्जी करेंसी होती है। जो एटीपी क्या होती है? सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में आती है? एटीपी की फॉर्म में यूज की जाती है। जो हम फूड लेते हैं बाद में फूड क्या चला जाता है? हमारा एटीपी की में अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और कहाँ पर होता है ये सब चीजें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया इस एटीपी का प्रोडक्शन करवाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम प्रोटेक्ट द सेल्स बाय इंगल्फिंग द फॉरेन बॉडीज एंटरिंग द सेल एंड हेल्प इन द सेल रिन्यूएबल। मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाना भूल गई। दिस वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है, 2 लेयर होती हैं, इसीलिए इसको डबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर ये इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रिस्टे होते हैं इसके अंदर, और इसके कुछ अपने राइबोसोम्स भी होते हैं कंपैरिजनली टू द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है। तो क्योंकि कुछ जो प्रोटीन सिंथेसाइज है माइटोकॉन्ड्रिया वो अपने लिए अपने आप भी करता है, तो इसको सेमी ऑटोनॉमस भी बोलते हैं। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दिया। लाइसोसोम्स ये होते हैं लाइसोसोम्स, लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन होते हैं लिपिड्स इसकी भी, लाइसोसोम्स के भी। लाइसोसोम्स का पीएच क्या होता है? एसिडिक होता है, और एसिड के अंदर आते ही इसके कुछ एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और यहाँ पर जो मटेरियल जब आता है तो उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, और डिग्रेडेशन का काम करता है। इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइसिस होते हैं, और भी जो प्रोटीएजिज होते हैं जो उसको डिग्रेड करने का काम करते हैं, ये लाइसोसोम्स होते हैं। कहा गया ना कि सेल्स रिसाइकिल सेंटर, कि वहाँ पर चीज़ों को तोड़ दिया जाएगा, उनसे दोबारा फिर क्या उनको रिन्यू कर लिया जाएगा और यूज किया जाएगा। तो इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है सेल्स सुसाइड बैग। सुसाइड क्या होता है? आत्महत्या अपने, क्योंकि ये सेल का मटेरियल ही है और उसके लाइसोसोम्स के अंदर जाएगा और उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, इसलिए क्या बोला जाता है इसको? लाइसोसोम। क्योंकि कई बार ये उन चीज़ों को तोड़ते तोड़ते अपने आप को भी डाइजेस्ट, अपने आप को भी क्या डैमेज कर लेता है लाइसोसोम्स, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स क्या हैं? प्रेजेंट होती हैं। और रहता है आपका क्लोरोप्लास्ट। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर लीफ होता है, जो लीफ के अंदर इस तरीके का क्या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये थाइलाकॉइड्स होते हैं इसके अंदर, ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं पाइल फॉर्म में।
इसकी भी दो मेम्ब्रेन होती हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन। तो इसीलिए बोला जाता है डबल मेम्ब्रेन में हमारे दो सेल के कंपोनेंट आते हैं। फर्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड वन इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर द प्राइमरी ऑर्गेनेल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। इट कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और वहीं पर क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है। वैक्यूल, वैक्यूल का क्या काम होता है, स्टोर फूड, वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल इन द सेल। सेल के अंदर क्या है, ये फूड को, वाटर को और वेस्ट मटेरियल को क्या है, स्टोर करके रखता है। प्लांट के अंदर वैक्यूल बड़ी होती हैं और एनिमल्स के अंदर वैक्यूल छोटी होते हैं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर मोस्ट ऑफ केसेस जो वैक्यूल का काम है या फिर डाइजेशन का जो काम है, वेस्ट को डाइजेस्ट करने का काम जो है वो लाइसोसोम से कंप्लीट कर लेते हैं, इसीलिए क्या है वो छोटी होती है। तो इन चीज़ों को आपको पता करना चाहिए कि क्यों होती हैं, इन चीज़ों के क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के क्वेश्चन हम ऐसे ही नहीं पूछते हैं। तो इस तरीके मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो मेरे को बता सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर। जब भी आप इनको देखें, स्लाइड्स को देखें या वीडियो देख रहे हैं, तो आप एंड तक जरूर देखें। बहुत सी चीज़ें उसके लिए क्या आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।